हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे से सुनेंगे। करना क्या है, आपको एक वाइट स्पाइरल कॉपी खरीद लेना है और कलरफुल पेन ले लेना है, और जैसे जैसे लेक्चर बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करते जाना है। साथ ही साथ जहां जहां आपको बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको आप वहीं पर इंपॉर्टेंट में डाल देंगे। और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है, जब सेशन हम लोग खत्म करेंगे, जब लेक्चर खत्म करेंगे, तो कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपको बताते जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? और इसको मैकेनिक्स को एकदम आपको जीरो लेवल से बताएंगे। इसका मतलब जरा भी आपको इसमें डरना नहीं है। और अगर एक बार आपका मैकेनिक्स अच्छा हो गया तो समझ जाइए, आप जब हायर सेमेस्टर में जा रहे हैं तो वहां मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको हम लोग मॉस कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब समझने में काफी मदद मिल जाएगा। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर मैकेनिक्स कहते किसको है। तो कहता है कि मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का नहीं तो साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हमको फोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है और फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है किसी बॉडी पर या किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पर, चाहे वो बॉडी रेस्ट में रहे नहीं तो मोशन में रहे। बात समझ में आ गया? मतलब मैकेनिक्स के अंदर हम लोग स्पेशली याद रखना है किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, फोर्स के बारे में, और उस फोर्स के प्रभाव के बारे में पढ़ाई करेंगे किसी बॉडी पर, चाहे वो बॉडी रेस्ट में रहे नहीं तो मोशन में रहे। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई पूल है, ये सारा का सारा स्टैटिक्स है, रेस्ट में है, उस पर फोर्सेस लग रहा है, लोड लग रहा है, उस लोड का वो कैसे कैरी कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो मैकेनिक्स के अंदर आ गया। कोई बॉडी मोशन में है तो बॉडी अपने आप कभी मोशन में आ ही नहीं सकता है, उस पर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कैसे वो मोशन में आ रहा है, कौन कौन सा उसमें फोर्स लग रहा है, किस तरह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है, एक्सलरेशन हो रहा है, कैसे वो आगे उसको फॉरवर्ड मोशन दे रहा है, थ्रस्ट पीछे कैसे लग रहा है, ये सब के बारे अगर हम लोग पढ़ाई करें फिर वो किसके अंदर आ जाएगा, मैकेनिक्स के अंदर आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे, चाहे वो बॉडी रेस्ट में रहे नहीं तो मोशन में रहे। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है? कह रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग नहीं तो साइंस which deals with the forces and their effect on a body either at rest or in a motion। एकदम क्लियर है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हमको पढ़ाया जाता है फोर्स के बारे में, उस फोर्स के प्रभाव के बारे में किसी बॉडी पर, चाहे वो बॉडी रेस्ट में रहे नहीं तो मोशन में रहे। क्लियर एकदम है? नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है, ए नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इंजीनियर engaged in the design and construction of various type of machine and structure। कह रहा है कि अगर मैकेनिक्स का आपको अच्छा नॉलेज होगा, मैकेनिक्स में हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह किस बॉडी पर फोर्सेस लग रहा है, चाहे वो फोर्स एक्सटर्नल हो इंटरनल हो। जनरली हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ाई करेंगे और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इंजीनियर जो है उसका एप्लीकेशन करता है। देखिए फिजिक्स में मेनली हम लोग करते क्या है, तो हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स, थ्योरी पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, और मैकेनिक्स के अंदर क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल बना है, जो लॉ बना है, उसका एप्लीकेशन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि ए नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का यहां मतलब सिद्धांत हो गया, जो जो सिद्धांत है या जो जो कॉन्सेप्ट है, जो जो लॉ है, उसका हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। मतलब इंजीनियर क्या करता है, जब भी किसी मशीन का डिजाइन करता है, किसी स्ट्रक्चर का डिजाइन करता है, तो कहीं ना कहीं उसको पहले ये दिमाग में बैठाना रहता है कि किस तरह से फोर्सेस लगेगा, उस फोर्सेस का उस बॉडी पर या उस स्ट्रक्चर पर या मशीन में किस तरह से उसका इफेक्ट होगा, ये सब को ध्यान में रखते हुए हमेशा इंजीनियर जो है उसका डिजाइन बनाता है। क्लियर है? इसलिए मैकेनिक्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर में लोड लग रहा है, और यहां लोड ही डायरेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमको फोर्स का अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ना तो हम अच्छे डिजाइन बना सकते हैं, ना तो मशीन बना सकते हैं, ना तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर है? अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी बहुत बड़ा ब्रांच के अंदर बांट दिया जाता है। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है, और उसको भी क्या किए है, अच्छे से पढ़ने के लिए अलग अलग ब्रांचेस में बांट दिए। तो पहला क्या है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में क्या करते हैं हम लोग, जनरली सॉलिड का यहां मतलब हो रहा है कि 3D बॉडी, कोई स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है? अब वो जो 3D बॉडी है
वो डिफॉर्मेबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो मैकेनिक्स का मेनली यहां पर दो भाग बांट दिया गया है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग भी दो भाग में बांट दिए हैं, एक को कहेंगे मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज और दूसरा कहेंगे मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी में जनरली हम लोग इलास्टिक बॉडी सब के बारे में बात करेंगे, जो सिविल वाले बच्चे के लिए, मैकेनिकल वाले बच्चा के लिए एक ब्रांच पेपर ही बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉस, सॉम या मॉम। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ये एक ब्रांच पेपर बन जाएगा सिविल वाले और मैकेनिकल वाले के लिए। फिर मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में हम लोग जनरली फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। फ्लूइड का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज जिसमें फ्लो करने का क्षमता, उसको फ्लूइड कहेंगे। सारा लिक्विड फ्लूइड के अंदर आ जाता है, सारा गैसियस जो है फ्लूइड के अंदर आ जाता है। अब वहां भी जो फ्लूइड आप पढ़ेंगे वो स्टैटिक्स होगा और डायनामिक होगा। क्लियर है? और डायनामिक में भी दो भाग बनेगा, काइनेमेटिक और काइनेटिक बनेगा। तो ये भी आपका एक ब्रांच पेपर बन जाएगा मैकेनिकल वाले के लिए और सिविल वाले का थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में। बात समझ में आ गया? पर हम लोग इस सेमेस्टर में इवन कंपटीशन में भी अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो ये रिजिड बॉडी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, और ये सारे स्टूडेंट को पढ़ना है, सारे ब्रांचेस के बच्चे को पढ़ना है, क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट ही बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में हम लोग स्टैटिक्स पढ़ाई करेंगे और डायनामिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर रिजिड बॉडी कहेंगे किसको? तो कहता है कि ऐसा कोई भी बॉडी जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए और उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसके शेप साइज में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हो, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? रिजिड कहेंगे। नहीं तो मान लीजिए ये बॉडी है, तो बॉडी बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। दो एटम ले लिए हैं, इसका नाम ए दे दिए, बी दे दिए और डिस्टेंस क्या दे दिए? आर दे दिए, और इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एफ। तो कहता है कि अगर किसी बॉडी के अंदर दो मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग एपरेंट डिस्टेंस कहते हैं, वो फोर्स लगाने के बाद चेंज नहीं होगा, तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहेंगे। बात समझ में आया? कि इफ द apparent distance between the two particles या two atom do not changes due to the application of forces, then it is called rigid body. क्लियर है? अब रिजिड बॉडी में भी क्या पढ़ना है? स्टैटिक्स। और क्या पढ़ना है? डायनामिक। स्टैटिक्स का मतलब हो गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का उस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर इसके बारे में पढ़ाई करें तो वो किसके अंदर आ जाएगा? स्टैटिक्स के अंदर आएगा। मतलब हमको पूरे मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टैटिक्स और डायनामिक दोनों के बारे में पढ़ाई करना है। क्लियर है? अब डायनामिक में भी क्या हो जाएगा? तो अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस पर फोर्सेस लग रहा है, उस फोर्सेस का क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर उसके बारे में पढ़ाई करेंगे तो वो क्या कहेंगे? डायनामिक। देखिए लिखा हुआ है बॉडी इज इन मोशन, और स्टैटिक्स में क्या होगा? बॉडी इज इट एट रेस्ट। अब ये डायनामिक भी दो भाग में होगा, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक। काइनेमेटिक में याद रखना है कि हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ाई करेंगे विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस। मतलब फोर्स लग रहा है पर फोर्स के इफेक्ट के बारे नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसके मोशन के बारे पढ़ना है कि डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इसके बारे पढ़ाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? काइनेमेटिक आएगा। और काइनेटिक में क्या आएगा? फोर्स भी पढ़ाई करना है और मोशन भी पढ़ाई करना है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? काइनेटिक में आ जाएगा। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। और अब हम लोग इस ये वाले पार्ट में, जिसमें हम लोग स्टैटिक्स, डायनामिक, काइनेटिक, काइनेमेटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसमें हम लोग स्टैटिक्स, डायनामिक, काइनेटिक, काइनेमेटिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आने का चांसेस भी 100% है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ से काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में आने का चांसेस काफी ज्यादा है। तो स्टैटिक्स क्या है, किसको रहा है? तो कह रहा है कि स्टैटिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं जब कोई बॉडी रेस्ट अवस्था में होता है। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन कह रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट कंडीशन। क्लियर है? मतलब कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है और उस पर फोर्सेस लग रहा है, फिर भी वो आप नोटिस कर रहे हैं कि जितना भी फोर्स लग रहा है उसको कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर रहा है, और उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है उसका सम क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है।
तो वह बॉडी स्टैटिक कंडीशन के अंदर आ गया। तो स्टैटिक्स में यही पढ़ेंगे कि फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे कोई बॉडी स्टैटिक्स कंडीशन में ही रह रहा है, मतलब रेस्ट कंडीशन में रह रहा है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर फोर्स लग रहा है और उसका पढ़ाई कर रहा है तो उसको हम लोग स्टैटिक्स कहेंगे। ठीक है, दूसरे डिफिनेशन में भी कह रहा है कि स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच इज कंसर्न विद द कंडीशन अंडर विच बॉडीज रिमेन एट रेस्ट रिलेटिव टू देयर सराउंडिंग। कह रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब हम लोग स्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं तो स्टैटिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें मेनली हम लोग जो स्टडी करते हैं वो पढ़ाई करते हैं कि आखिर कोई बॉडी किस कंडीशन पर रेस्ट अवस्था में है। कोई ना कोई तो जरूर ऐसा कंडीशन होगा जिसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि ये बॉडी स्टैटिक्स कंडीशन है। जैसे एग्जांपल से हम समझाते हैं कि मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है हॉरिजॉन्टल और इसको यहां से एक पिलर थाम रहा है और एक पिलर यहां पर थाम रहा है, तो ये सपोर्ट है और यहां पर हम 50 न्यूटन का एक लोड दे दिए और ये पिलर जो है फोर्स ले रहा है RA और ये फोर्स ले रहा है RB और ये स्ट्रक्चर इसी तरह से है। ठीक है, ना झुक रहा है ना आगे मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर स्टैटिक्स है। अब इस पर देखिए फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है कि 50 न्यूटन का फोर्स चाह रहा है कि हम डाउनवर्ड लगा दें, पर दो फोर्स यहां पर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। तो आप यहां नोटिस करेंगे कि इस बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, चूंकि वाई डायरेक्शन में ही फोर्स दिख रहा है, सारे फोर्सेस को जोड़ देंगे, ऊपर जो दिखेगा प्लस कर देंगे, तो यहां से अगर इसका नेट वैल्यू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि बॉडी स्टैटिक्स कंडीशन में है या स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, तो प्लस RA ऊपर दिख रहा है, माइनस 50 नीचे दिख रहा है और फिर प्लस RB इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि RB और RA का जो वैल्यू है उसको अगर हम जोड़ेंगे और जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है उसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो ये बॉडी स्टैटिक्स कंडीशन में होगा। फिर एक और एग्जांपल से देखिए कि मान लीजिए ये बॉडी है और इसको हम 50 न्यूटन से खींच रहे हैं और कोई इसको 50 न्यूटन से खींच रहा है, तो बॉडी क्या रहेगा, स्टैटिक्स कंडीशन में रहेगा। मतलब फोर्स लग रहा है पर फोर्स लगने के कारण भी क्या है, बॉडी अपने ही अवस्था में कंटेन किया हुआ है, अपने ही अवस्था में बरकरार है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है या हम उसको रेस्ट में रख रहे हैं और उस पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, उसके इफेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी को हम लोग स्टैटिक्स कहेंगे। क्लियर हो गया। तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच इज कंसर्न विद द कंडीशन अंडर विच बॉडी रिमेन एट रेस्ट। मतलब यहां पर बॉडी क्या है, सिग्मा Fy के कंडीशन, Fy बराबर 0 के कंडीशन पर स्टैटिक्स है। यहां पर बॉडी क्या है, तो यहां पर बॉडी सिग्मा Fx बराबर 0 के कंडीशन पर स्टैटिक्स है। तो हो सकता है बॉडी इसके कारण भी या इसके कारण भी स्टैटिक्स होती, यही कंडीशन है। क्लियर हो गया। तो हम लोग यहां पर स्टैटिक्स के अंदर ये भी पढ़ाई करेंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो किस किस आधार पर या किस किस कंडीशन पर रेस्ट में। क्लियर है। सीधा भाषा में याद रखना है, स्टैटिक्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हमको पढ़ाया जाता है कि किसी बॉडी पर अगर फोर्सेस लग रहा है तो उस फोर्सेस का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है, पर कंडीशन क्या होना चाहिए, बॉडी रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे डायनेमिक। तो डायनेमिक क्या हो गया, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी एट मूविंग कंडीशन। अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है और उस पर हम फोर्सेस या उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ाई करें तो उसको हम लोग डायनेमिक कहेंगे। अब डायनामिक को भी दो भाग में बांट दिया गया है, काइनेटिक और काइनेमेटिक। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आने का चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो काइनेमेटिक क्या है, तो कह रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडीज विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूसेस द मोशन। कह रहा है कि काइनेमेटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, नहीं तो डायनामिक का ही एक ब्रांच है, जिसमें हमको पढ़ाया जाता है किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में बिना फोर्स को कंसीडर किए हुए। बात समझ में आ रहा है। मतलब आपको ये चीज तो क्लियर है कि बिना फोर्स के मदद से कोई बॉडी मूव ही नहीं कर सकता है, पर उस बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर मत कीजिए, उसका पढ़ाई मत कीजिए,
उसके द्वारा जो मोशन क्रिएट किया गया है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका वेलोसिटी कितना है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका टाइम क्या है, उसका पोजीशन क्या है, बस अगर इसका पढ़ाई करेंगे तो उसी को हम लोग काइनेमेटिक कहेंगे। क्लियर एकदम हो गया? तो रिपीट करें, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट कंसिडरेशन, का मतलब मानना, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूसिंग द मोशन, मतलब कोई ना कोई फोर्स उसको मोशन ला रहा होगा, तो बिना फोर्स को कंसीडर किए हुए सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ाई करें। जैसे मान लीजिए एक बॉडी को सरफेस के ऊपर रख दिए और इसका पोजीशन ए है, इस पर फोर्स लगा रहा है एफ, थोड़ी देर के बाद ये बॉडी ए से बी चला गया, इसका मतलब है ये एक्स एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनिशियल वेलोसिटी यू था, फाइनल वेलोसिटी भी था, एक्सेलरेशन ए था, तो इस पर फोर्स एफ लग रहा था। तो कह रहा है कि फोर्स का स्टडी नहीं करना है, सिर्फ किसका स्टडी करना है? मोशन का। ये देखिए मोशन का, मोशन में भी क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम, पोजीशन, बस इसका करना है। तो क्या कर रहा है? द पैरामीटर विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मोशन इन काइनेमेटिक आर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एक्सेट्रा। बात समझ में आ गया? इसका मतलब सीधा भाषा में बोलना है कि काइनेमेटिक एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ाई करते हैं और फोर्स के बारे में पढ़ाई नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे। काइनेटिक क्या कर रहा है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच विल स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी एज वेल एज फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, एज वेल एज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मतलब दैट इज relationship between the forces and the resulting motion of the bodies on which they act। कह रहा है कि काइनेटिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो सरल भाषा में याद रखना है, काइनेटिक में करेंगे क्या, तो मोशन का पढ़ाई करेंगे, साथ ही साथ फोर्स का पढ़ाई करेंगे। मतलब मोशन का भी पढ़ाई करना और फोर्स का भी पढ़ाई करना है। अगर एक साथ दोनों के इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ाई करें तो उसको हम लोग काइनेटिक कहेंगे। और काइनेमेटिक में याद रखना है, काइनेमेटिक में याद रखना है ओनली स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी, सिर्फ बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करना है। जैसे यहां फिगर सब समझिए कि सेम वही केसेस है, बॉडी ए पर है, थोड़ी देर के बाद वो बी पर चला जा रहा है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ। तो जब हम इस बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे हैं कि mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, आगे खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की अपोजिट की ओर लग रहा है। इसका मतलब फोर्स को कंसीडर करना है कि इस पर कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो फोर्स को भी कंसीडर करना। अच्छा, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, स्पीड इसका क्या था, वेलोसिटी क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, इसको भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मोशन और फोर्स अगर दोनों का पढ़ाई करें तो वो किसके अंदर आ जाएगा? काइनेटिक के अंदर आ जाएगा। क्लियर एकदम हो गया? तो आई थिंक आज आपको जितना सारा कंटेंट पढ़ा है उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा और फटाफट इसी पर बेस्ड अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया हुआ है, इवन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको क्या करेंगे, इसी तरह से थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ाएंगे और लास्ट में 4-5 ऑब्जेक्टिव आपको डील कराएंगे। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे में शेयर कीजिए। कोई भी बच्चा जो मैकेनिक्स अपना ठीक करना चाहता है वो आराम से मेरे ऐप को जय मैकेनिकल को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, और वहां पर पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर को अच्छे से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में काफी मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़े हैं। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडीज एट रेस्ट इज डायनामिक, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक, नन ऑफ दिस। तो क्लियर एकदम हो गया कि जब रेस्ट का बात हो रहा है, बॉडी रेस्ट में है और उसका पढ़ाई कर रहा है तो वो स्टैटिक्स के अंदर आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट, देखिए साफ साफ लिख दिया है विदाउट एनी रेफरेंसेस टू द कॉजेज ऑफ मोशन, मतलब मोशन कैसे हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है,
सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ाई करना है तो वो किसके अंदर आ जाता है, काइनेमेटिक, काइनेटिक, स्टैटिक्स, डायनामिक। तो हम लोग पढ़े हैं कि ये काइनेमेटिक के अंदर आ जाता है। क्लियर एकदम है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडी इन मोशन। कह रहा है कि ऐसा ब्रांच जिसमें हमको मोशन के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर रेस्ट के बारे में पढ़ाया जाए तो स्टैटिक्स, और मोशन के बारे में पढ़ाया जाए तो डायनामिक। तो हम लोग डायनामिक में टिक मारेंगे, तो यस डायनामिक। अब यहां जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर काइनेमेटिक में भी तो बॉडी मोशन में है। तो काइनेमेटिक में एकदम क्लियर कट था कि मोशन का बात होगा विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस। इस लाइन को जब जोड़ेंगे तभी काइनेमेटिक होगा। सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वो डायनामिक के अंदर चला जाएगा। बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक्स, बॉडी अगर मोशन में है और उस पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वो डायनामिक के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, branch of mechanics which deals with the relationship between the forces and the resulting motion of a bodies on which they act। तो क्लियर हो गया कि मोशन और फोर्स दोनों के बारे में बात कर रहा है, तो किसके अंदर आ जाएंगे, काइनेटिक के अंदर आ जाएंगे। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और सारे को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।